हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किया था और बाकी के क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंब वृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की दिमाएं ज्ञात करें। देखिए, कह रहा है कि कोई बेलनाकार डिब्बा है जिसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसे जो लंब वृत्तीय मतलब बेलनाकार आकार के डिब्बे बनेंगे, उसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए जो बेलन बनेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी उसकी दिमाएं का मतलब उसकी ऊंचाई और त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग वो देखेंगे। सॉल्यूशन दिया है आयतन यानी V बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन ये दिया हुआ है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का मान हमको दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बी का मान दे दिया है, हम लोग यहाँ से एच का मान निकाल लेते हैं। एच बराबर हो जाएगा 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच का मान मिल गया। अब बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम लोग एस मान सकते हैं। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए इसमें एच की जगह पर हम लोग यह वाला जो मान है उसको भर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर और h की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, s का मान क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और यह जो हो गया 2 पाई आर एच की जगह पर ये वाला मान हमने रख दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, पाई पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, बचा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग एस के सापेक्ष, देखिए एस का मान आ गया, एस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 बाई आर। तो इसका हम लोग आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आर के सापेक्ष ये जो हमको एस का मान मिला है इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ds बटा डी आर इज इक्वल टू, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 4 पाई आर। तो ये हो गया 4 पाई आर प्लस 200 बाहर निकल जाएगा और 1 बाई आर का अवकलन, देखिएगा 200 बाहर 1 बाई आर, तो 1 बाई आर को हम लोग आर के पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो आर के पावर -1 बाई नहीं इंटू
-1 हमारा आगे आ जाएगा। तो -1 और r के पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/r²। तो 1/r का अवकलन क्या हो जाएगा? -1/r²। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/r²। अब ये हो गया 4πr प्लस नहीं, ये माइनस इंटू हो जाएगा, तो -200/r² आ जाएगा। ठीक है, तो ds/dr का मान हमको मिल गया कितना? -200, 4πr -200/r²। अगर हम लोग एलसीएम ले लें दोनों का तो क्या हो जाएगा? 4πr क्यूब, 4πr³ और -200/r²। ये हमको मिला है ds/dr का मान। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या होगा? ds/dr = 0। तो लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए ds/dr = 0। तो ये ds/dr का मान है, उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, = 0। ये r² 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया? 4πr³ = 200। ये आ जाएगा r³ = 200/4π। 4 से ये कट सकता है 50 और r³ = आ गया 50/π। तो केवल r = कितना हो जाएगा? r = 50/π का पावर 1/3 यहाँ से। तो r की वैल्यू आ गई 50/π होल पावर 1/3। अब डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे हम लोग। ds/dr जो निकला है उसका हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखिए, d²s/dr², यही ना है, इसी का हम लोग दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? या 9 भी करें तो r की वैल्यू तो हमको मिल ही गई है 50/π और 1 का पावर 1/3। तो हमको क्या निकालना है? h का मान निकालना है। r की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकाल देनी है। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली। आपको द्वितीय, क्योंकि वहां तो दे चुका है कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं, तो ये न्यूनतम होगा। आपको चेक नहीं करना है कि न्यूनतम है या नहीं है, दिया हुआ है कि जो मान आएगा वो न्यूनतम होना चाहिए। तो हम लोग r का मान निकाल लिए, अब h का मान निकालना है। h का मान इतना दिया गया है, r का मान हमने ये निकाल लिया है। तो h में r की जगह वो मान हम लोग रख देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h = 100 यहाँ पे देखिए πr² दिया हुआ है ना, πr²। तो 100π, r की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी। तो r की जगह हमने रखा 50/π होल पावर 1/3। ठीक है, 50/π होल पावर 1/3। तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 100π π/50 होल पावर 1/3। ठीक है, r³ की वैल्यू तो हमको इतना मिल चुकी है, r की वैल्यू इतना मिला है। ठीक है, वहां पे हमने रखा। अब h की वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 250/π। ठीक है, 2 × 50/π। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 50/π
और ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको उल्टा किया, जैसे देखिए यहाँ पे 100 था तो 100 को हमने लिखा है 2 × 50 बाई पाई, यानी 2 से 50 में इंटू करेंगे तो 100 पाई बाई पाई हो जाएगा। और ये जो है पाई बाई 50, इसको हमने उल्टा कर दिया तो 50 ऊपर गया, पाई नीचे आया, तो ये जो पावर था वो माइनस हो गया। अब 2 यहाँ भी 50 बाई पाई और यहाँ भी 50 बाई पाई, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, यानी 3 - 1/3, दैट मीन्स 2/3। तो ये क्या हो जाएगा, 50 बाई पाई और यह हो जाएगा 50 बाई पाई का होल पावर 2/3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ, अच्छा यस, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये 2 रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी। देखिए स्क्वायर हमने नहीं किया था, यहाँ पे स्क्वायर है तो r की वैल्यू को रख करके उसका स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको उल्टा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 100 पाई और इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई बाई 50 का पावर 2/3, उल्टा कर दिया हमने। अब ये 100 को लिखा जाएगा 50 बाई पाई और यह होगा पाई बाई 50 का होल पावर 2/3। अब ये 50 बाई पाई है तो इसको भी 50 बाई पाई के टर्म में लाएंगे, ये हो जाएगा 2 50 बाई पाई इंटू यह हो जाएगा 50 बाई पाई का पावर, हमने उल्टा किया तो माइनस हो जाएगा पावर, यहाँ पे -2/3। अब 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/3, यानी 250 बाई पाई का होल पावर 2/3 माइनस करेंगे ना तो 3 - 2 1/3 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम पृष्ठ के क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं, अब लास्ट में हम लोग आंसर लिखते हैं। न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं R इज इक्वल टू ये R इज इक्वल टू 50 बाई पाई होल पावर 1/3 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू ये 250 बाई पाई होल पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। R की वैल्यू मतलब त्रिज्या जो होगी 50 बाई पाई का पावर 1/3 और ऊंचाई जो होगी 2 × 50 बाई पाई का पावर 1/3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखिए अब आपको ये चेक नहीं करना है कि क्षेत्रफल न्यूनतम है या नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में पहले से ही दे रखा गया है कि जो सम्मिलित क्षेत्रफल होगा वो न्यूनतम ही होगा, उच्चतम नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जो हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे उसका मान धनात्मक होगा तभी न्यूनतम होगा। तो आपको द्वितीय कोटि का अवकलन करना नहीं, ठीक है, आपको प्रथम कोटि के अवकलन से ही x मतलब जो वृत्त है और जो वर्ग है उसकी भुजाएं और वृत्त की त्रिज्या को निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार, अब एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, सॉल्यूशन इस तरीके से, और उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ा को लेके वृत्त बनाया जा रहा है और दूसरे टुकड़े को लेकर के वर्ग बनाया जा रहा है। तो देखिए माना कि तार के प्रथम
भाग की लंबाई x सेंटीमीटर है, अतः दूसरे भाग की लंबाई 28 माइनस x सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ आई है? एक को हमने x कहा है तो दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? 28 माइनस x। अब x सेंटीमीटर लंबाई वाले तार से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया। यानी जो तार की लंबाई है x सेंटीमीटर, उसी को हमने मोड़ करके एक वृत्त बना दिया है। ये तार है और इस तार की पूरी लंबाई x सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या r है। यहाँ पे सेंटर सी, तो पूरे तार की लंबाई x सेंटीमीटर है, यानी जो वृत्त है, वृत्त की परिधि x सेंटीमीटर है और त्रिज्या r सेंटीमीटर है। अतः वृत्त की परिधि कितने के बराबर हो जाएगी? 2 पाई r, और 2 पाई r का मान कितने के बराबर हो जाएगा? x सेंटीमीटर के, क्योंकि जो तार की लंबाई है वो x सेंटीमीटर ही है। अब हम लोग यहाँ से r का मान निकाल लेंगे। r का मान क्या हो जाएगा? x बाई 2 पाई। ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए a1, क्योंकि हमको वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हमने a1 मान लिया और वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग a2 कह देंगे। तो a1 बराबर पाई r स्क्वायर, पाई r की जगह पे x बाई 2 पाई रखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? पाई x स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। एक पाई और इसका एक पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x स्क्वायर बाई 4 पाई, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 4 पाई। ठीक है। अब तार के दूसरे भाग यानी 28 माइनस x सेंटीमीटर से एक वर्ग बनाया जाता है जिसकी एक भुजा 28 माइनस x बाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए, जो वर्ग बनाया गया है उसके चारों भुजाओं का जो योगफल होगा वो 28 माइनस x सेंटीमीटर होगा। अरे बात समझ में? जो वर्ग है, वर्ग इसी तरह का होगा ना। अब इनकी चारों भुजाओं को जोड़ करके जो आएगा वो कितने के बराबर होगा? 28 माइनस x सेंटीमीटर के। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 माइनस x बाई 4। ठीक है, ये लाइन समझ आ गई है कि चारों भुजाओं का योगफल 28 माइनस x सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 28 माइनस x बाई 4, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है इसकी? 28 माइनस एक्स बाई 4। देखना हो जाएगा 28 माइनस एक्स बाई 4 का स्क्वायर, यानी 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 16। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण सम्मिलित क्षेत्रफल, तो सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो इसको हम लोग A2 कह सकते हैं। सम्मिलित क्षेत्रफल A बराबर A1 प्लस A2, यानी वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो A बराबर क्या हो जाएगा? A1 का मान कितना मिला हुआ है हमको? x स्क्वायर बाई 4 पाई। ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 4 पाई, और दूसरा
28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 16। अब उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो हम लोग इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कुल मिलाकर जानते हो बेटा आपको करना क्या है कि जो वृत्त की त्रिज्या है उसका मान निकालना है, और जो आयत का सॉरी वर्ग का एक भुजा है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dA बाई डी एक्स। देखिए x ये तो कांस्टेंट हो गया 4 पाई, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है 28, ये तो कांस्टेंट हो गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 28 माइनस एक्स इंटू एक्स का अवकलन। तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, -1। ये लाइन समझ आई है, हमने x के सापेक्ष क्या कर दिया है, अवकलन कर दिया है। तो ये कट गया और फिर ये भी कट जाएगा 8 बार में। तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स का मान x बाई 2 पाई प्लस नहीं होगा, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स बाई 8। अरे बात समझ में। हम लोग उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को जो है 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तभी तो एक्स का मान निकल पाएगा। तो उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना, तो हम लोग इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x बाई 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो ये अब क्या मिलेगा, x बाई 2 पाई इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 28 इंटू 2, 2 8 16, 2 4 5 पाई माइनस 2x पाई बाई अब x वाले को हम लोग एक साइड करेंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर ला दें, यानी ये हो जाएगा 8x प्लस 2 पाई x इज इक्वल टू 56 पाई। क्लियर है, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2x को कॉमन चला गया पाई इज इक्वल टू 56 पाई। ठीक है, अब x बराबर हमको निकालना है, तो x इज इक्वल टू 56 पाई बाई 2 4 प्लस पाई, 2 से काट देंगे 28 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 28 पाई बाई 4 प्लस पाई। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये तार की जो पहली लंबाई थी उसका मान आ गया 28 पाई बाई 4 प्लस पाई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, जो दूसरा वाला हिस्सा है उसकी वैल्यू निकालनी है, और दूसरे भाग की लंबाई कितनी है 28 माइनस एक्स, तो एक्स का मान हम लोग रख लेंगे। तार के दूसरे भाग की लंबाई, तार के दूसरे भाग की लंबाई क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स, एक्स की जगह हम लोग ये वैल्यू रख लेंगे 28 पाई बाई 4 प्लस पाई इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 3 11 और प्लस
28 पाई माइनस 28 पाई बाय 4 प्लस पाई। 28 पाई 28 पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 112 बटा 4 प्लस पाई। यानी तार के जो पहले भाग की लंबाई होगी वो हो जाएगी 28 पाई बाय 4 प्लस पाई और दूसरे भाग की लंबाई हो जाएगी 112 बटा 4 प्लस पाई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको केवल जो x है और 28 माइनस x है इसकी वैल्यू निकालनी है। तार का जो दो हिस्सा किया गया है तो एक की लंबाई को हमने x माना है और दूसरे की लंबाई को 28 माइनस x माना गया है। तो x वाली लंबाई के तार को लेकर वृत्त बनाया गया है और 28 माइनस x लंबाई का जो तार है उसका एक वर्ग बनाया गया है। तो बस कितने तार से वर्ग बनाया गया है और कितने तार से वृत्त बनाया गया है ये आपको निकाल देना है। और इस तरीके से आपका दोनों तार की लंबाई जो है निकल गई और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 जो है सिद्ध करें कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत दिशात्मक शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। देखिए हमने यहाँ पे एक गोला बना रखा है, गोले के अंदर एक शंकु बनाया गया है, शंकु की ऊंचाई जो है BC है और शंकु के आधार की त्रिज्या जो है AC है, गोले की त्रिज्या जो है R है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे गोले की त्रिज्या R है और शंकु की त्रिज्या AC है, AC। तो AC का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो AC का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा, त्रिभुज AOC में ये थीटा है तो ये उसका लंब हो जाएगा, कर्ण दिया हुआ है R, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो AC बाई कर्ण यानी R हो जाएगा। तो AC का मान क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू R साइन थीटा, यानी जो त्रिज्या AC है उसका मान कितना मिल गया R साइन थीटा। ठीक है, और ये जो OC है उसी तरीके से निकालेंगे तो OC का मान हमको मिल जाएगा R cos थीटा। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई BC है, BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा VO और प्लस OC, तो VO की वैल्यू R है और OC की वैल्यू R cos थीटा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस cos थीटा, यानी शंकु की ऊंचाई ये है, शंकु की त्रिज्या जो है R sin थीटा है, गोले की त्रिज्या R। इतनी बातें क्लियर है आपको। और हमने शंकु की ऊंचाई किस तरह निकाला है, शंकु की त्रिज्या किस तरह निकाला है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन। बच्चों ये सवाल काफी बड़ा होने वाला है, इससे थोड़ा सा सरल करें। ठीक है, शंकु का आयतन V बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, शंकु का आयतन यही होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो शंकु की त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या हमने क्या लिया है R साइन थीटा, तो वो हम लोग रख लेंगे। शंकु की त्रिज्या है AC यानी AC का स्क्वायर यानी R साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि शंकु की त्रिज्या तो यही है ना। और शंकु की ऊंचाई क्या है देख लीजिए R1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ आ रही है कहां से ये चीजें आ रही हैं। अब 1/3 पाई R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू R1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये लाइन क्लियर है ना बच्चों आपको। चलिए अब क्या करते हैं, उच्चतम और नहीं, पहले हम लोग R के साथ R नहीं थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो क्या हो जाएगा डी भी बटा डी थीटा। तो डी भी बटा डी थीटा यानी इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे देखिए, 1/3 पाई आर क्यूब तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/3 पाई पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे देखिए दो फलन है, एक साइन स्क्वायर है और एक 1 प्लस कॉस थीटा है। ये तो कांस्टेंट हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब कांस्टेंट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे दो फलन है। तो एक को हमने u माना है और इस पूरे को हमने v माना है, ठीक है। तो u इंटू v का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो u इंटू v का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे रख लिया है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन करते हैं। तो 1 का तो 0, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में, u को हमने इसी तरह रखा है, v का अवकलन किया है, तो 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस 1 प्लस दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा को वैसे रखेंगे और अवकलन किसका होगा, तो अब हम लोग अवकलन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और साइन थीटा, फिर साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये लाइन समझ आइए बच्चों, हमने क्या किया है 1/3 पाई आर क्यूब को कांस्टेंट रखा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हमको अवकलन करना है। तो एक को हमने क्या माना है u माना है और दूसरे को हमने v माना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को u और 1 प्लस कॉस थीटा को v। अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा को वैसे छोड़ दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन किया है। तो 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा को हमने वैसे ही रखा है और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए क्या हो जा रहा है 1/3 पाई आर क्यूब, इन सारे, अच्छा ये क्या हो जाएगा तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ये वाली माइनस जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाइड में है, तो ना माइनस यहाँ रखिए, माइनस को पूरे के साथ है ना ये इसलिए, तो माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस ये 1/पाई आर क्यूब पूरे के साथ है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे dv बाई डी थीटा को 0 के बराबर कर देंगे। उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या होता है dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे को हम लोग को किसके बराबर कर देना है 0 के बराबर कर देना है। अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे, ठीक है, सवाल काफी बड़ा होने वाला है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो पूरे को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ आइए ना, क्या किया गया है इस पूरे को हमने 0 के बराबर कर दिया है। तो पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये चीज जो है टोटल कितने के बराबर हो जाएगी, मतलब 0 के नीचे चली जाएगी उस साइड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए कहीं, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 2 sin थीटा और कॉस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या किया जाए, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 sin थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस साइन क्यूब थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबने से साइन थीटा कॉमन ले ले, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। हमने क्या किया, सबने से साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये साइन थीटा के नीचे चला जाएगा, ये साइन थीटा 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यह जो है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस में अगर चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इंटू कर देंगे तो माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और माइनस 3 प्लस 2 तो आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यह कॉस थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 लाना है ना, यानी इसको 3 कर देंगे तो 2 प्लस 1 यानी 3 आना चाहिए, 3 कॉस थीटा और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, यस, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 1 इंटू करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को अगर हम इंटू करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों को घटा देंगे तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा कॉस थीटा और प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 1 और कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो cos में ये कितने डिग्री का मान हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 और एक हो जाएगा -5, तो -5 यानी 180 डिग्री की वैल्यू है, तो ये तो संभव नहीं है, ये वाला मान हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 यह संभव नहीं है, थीटा इज इक्वल टू पाई संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी थीटा का मान हम लोग कौन सा लेंगे
1/3, यानी थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हमको निकालना क्या है, अच्छा सिद्ध करना है, तो हमको त्रिज्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या निकालनी है और शंकु की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया, cos थीटा का मान भी हमको मिल गया। अब शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या है AC, तो उसमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, तो थीटा इज इक्वल टू, पहले हम निकाल लें, थीटा इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग वृत्त शंकु जो है उसकी ऊंचाई निकालेंगे, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, BC, और BC के लिए क्या है फॉर्मूला, R 1 प्लस cos थीटा। तो अभी कहाँ से निकाला जाए, क्योंकि नीचे तो आपको दिखाई नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर से करते हैं। शंकु की ऊंचाई यहाँ से लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई, देखिए आपको अब इसमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दे दिया गया है विशालतम शंकु का आयतन, मतलब शंकु का आयतन जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। तो उच्च होने के लिए अब क्या क्या आपको चाहिए, शंकु की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, शंकु का ऊंचाई कितना होना चाहिए, बस आपको ये निकाल देना है। उच्चतम तो है, क्योंकि सवाल में पहले से ही दे रखा है कि जो शंकु का आयतन होगा वो अधिकतम होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो आपको बस थीटा का मान निकाल लेना है, और थीटा का मान निकाल करके वृत्त की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, बस दो चीजें निकाल दो। तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास है R 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हम लोग ले लेंगे R 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो R तो खैर R है जो वृत्त की त्रिज्या है, और शंकु की नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखना है आपको। तो कॉस थीटा के लिए 1/3 रख लेंगे। R और R cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, तो cos थीटा से क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि cos थीटा का मान आपने निकाला हुआ है 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा R 3 प्लस 1/3, यानी 4R/3, जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4R/3। ठीक है, यानी शंकु की ऊंचाई अगर 4R/3 देंगे तो शंकु का आयतन जो होगा उच्चतम होगा। अब हमको लेना है शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, R sin थीटा है, और हमको पता है R cos थीटा का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये हो जाएगी R sin थीटा, R, और साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो R √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा R माइनस 1/9, सॉरी R तो बाहर है, 1 माइनस 1/9, यानी ये R √9 माइनस 1, 8/9, 8 का स्क्वायर 9 का तो 3 निकल जाएगा, बट 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 4×8, 2√2, ये हो जाएगा 2√2 R/3। तो शंकु की त्रिज्या हो गई 2√2 R/3 और ऊंचाई हो गई 4R/3। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर, आयतन तो हमने निकाला हुआ था ना कहीं, ये है 1/3 पाई R स्क्वायर से, ठीक है 1/3 पाई R स्क्वायर H,
हमने r निकाल लिया, h निकाल लिया, वो सारे मान यहाँ पे रख लेने हैं। 1/3 पाई r की जगह आपको क्या रखना है, ये 2√2 r/3 का होल स्क्वायर इंटू h की जगह आपको रखना है 4r/3 4r/3। सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, इसका हो जाएगा, क्यूब करना है ना, तो 8 और फिर 2 16 16√2 by 3 r³ into 4r/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 अंडर, मतलब r की वैल्यू तो हो गई 2√2 बाई, अच्छा ये जो है 3 का क्यूब करेंगे हम लोग, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, क्यूब करना है इसका, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग देखते हैं। 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, ये तो हो जाएगा 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 √2, तो 16 √2 सही है। फिर 27, आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/3 तो हम लोग ऐसा करते हैं 1/3 शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो r स्क्वायर यही ना है, r का मान हमने कहाँ निकाला है, 2√2 r/3। ठीक है, और h की वैल्यू 4r/3। ठीक है, अब हमको लाना है कि कितना, 8/27 8/27, तो हम लोग ऐसा करें सब इंटू में, तो 8/27 हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये तो 27 और यहाँ का 4 इधर, यहाँ का भी 4 बचा हुआ है ना, तो 4/3, इसको जब हम हल करेंगे तो 4/3 पाई r³। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, ये 4/3 पाई r³ किसका आयतन होता है, गोले का आयतन होता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं हो सकते हैं। चलिए, अब ये हो जाएगा 1/3 पाई, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, r स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर है इसलिए सबसे ज्यादा 1/3 पाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 8, ये हो जाएगा तब 8r²/9, और ये हो जाएगा 4r/3। हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया था इसलिए हमारा गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 इंटू 3 27, ये जाएगा 8/27, ये आसानी से आ गया। 8/27 हमने बाहर कर लिया तो बचा क्या हमारे पास, 4 पाई और ये 3, 4/3 पाई r³, ये हमको लाना था। अब ये 4/3 पाई r³ क्या होता है, तो 4/3 पाई r³ गोले का आयतन होता है 27, और यहाँ पे हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका सॉल्व हो गया। देखिएगा लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रहेगा।
आर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 8/27 इंटू गोले का आयतन, ये किसका आयतन आया है? शंकु का आयतन। यानी शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 गुना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है काफी बड़ा था सवाल, सॉल्व हो गया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी अच्छाइयों का और कमियों का भी पता चल सके और मैं उस कमी को दूर कर सकूं।